हाय दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। वेलकम बैक टू लद्दाख। फिर से हम पहुंच गए अब्बास भाई के आशियाने पर कारगिल में। वेलकम बैक इसलिए कश्मीर गया था मैं कुछ दिन के लिए, मे बी 10 दिन। फिर अपना जो साथ में अमृतपाल भाई थे वो चले गए गांव, और कश्मीर के मैदानी इलाकों में गर्मी थी, ऊपर वाले इलाकों में बारिश शुरू हो गई थी बंगस में। तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ दिन लद्दाख का ज़ांस्कार साइड का कुछ एरिया रहता था वो एक्सप्लोर किया जाए। तो आज यहाँ अब्बास भाई से विदा लेके हम जा रहे हैं कारगिल के पास में ही एक बड़ी खूबसूरत सी वैली है, सुरू वैली। तो आशियाना अपना अब्बास भाई का आपने देख ही लिया है। कारगिल में लद्दाख में कभी भी घूमने आओ, प्लान बनाओ, भाई से कांटेक्ट करना, नंबर मैं डालूँगा। यहाँ कारगिल के आसपास बड़ा ज़बरदस्त एरिया है लद्दाख का, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड, ये सारा बताएंगे आपको। बिल्कुल, चलते हैं फिर भाईजान। बिल्कुल भाई, हैव सेफ जर्नी। थैंक यू। दोबारा आना हमारे पास। हाँ, मिलेंगे फिर, घूम फिर के कहीं ना कहीं। व्लॉग बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ नई जगह दिखाते रहिए। ये चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कारगिल टाउन से 10-15 किलोमीटर इस तरफ आते ही सुरू वैली का एरिया शुरू हो जाता है, और इन सूखे पहाड़ों के बीचों बीच सुरू दरिया के किनारे इतनी ज़्यादा हरियाली मिलेगी आपको देखने को। ये पूरे लद्दाख में मेरे ख्याल में सबसे हरी भरी घाटी है। ये है सुरू नदी। अभी गर्मियों का वक्त है, कहीं कहीं बारिश भी होती है, उसकी वजह से क्या है कि थोड़ी बहुत मिट्टी पानी में घुलने से ये गुंदला हो रखा है। और नदी के उस तरफ आगे जाके दोनों तरफ ना लंबे लंबे सफ़ेदे जैसे पेड़ हैं। सफ़ेदा नहीं है पर वो इधर ही होता है लद्दाख में। ये पेड़ बहुत काम आता है यहाँ के लोकल लोगों के मकान बनाने में, खिड़कियाँ बनाने में, छतें बनाने में उनकी। कारगिल से 10-12 किलोमीटर आगे सुरू नदी के किनारे ये एक रिज़ोर्ट और कैफ़े बना हुआ है, और मेरे ख्याल में कारगिल सिटी के जो लोग हैं उनके लिए एक बढ़िया स्पॉट है ये, ख़ासकर शाम के वक्त। आधे पौने घंटे की ड्राइव पर है ये। सुरू नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पेंसिला पास, जो कि सुरू वैली और ज़ांस्कार वैली को कनेक्ट करता है। और पेंसिला के बाद कारगिल के आसपास तक के बीच के 100 किलोमीटर के एरिया में जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, सब की लाइफ ज़्यादातर इस नदी के ऊपर निर्भर करती है। आजकल जो कारगिल से मनाली वाला जो रोड है ना, उसका काम चल रहा है। तो ये रोड ज़ांस्कार होके शिंकुला क्रॉस करके लाहौल वैली में निकलता है। तो इस तरफ कहीं कहीं सड़क बनी हुई है, पर बीच बीच में थोड़ा रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। इस गांव का नाम है ट्रेस्पोन, बड़ा गांव है ये एक। यहाँ कितने सारे देखो पेड़ पौधे, इनके नीचे किसी ने घास काट के रखा हुआ है। आजकल धूप तेज़ है, दिन में गर्मी रहती है, तो बेटर है कि सुबह सुबह घास काट के छांव में रख दिया जाए। एक नलका है, बड़ा ठंडा पानी है, प्यास लगी थी तो बोतल रिफ़िल की है यहाँ से। कोने पे ही इस पेड़ के पास में एक मकान है। ये पानी की नाली जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर किसी झरने से आती है, और इधर फिर गांव के जो लोग हैं इनके खेतों के बीचों बीच होती हुई सुरू दरिया में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ जो खेत हैं उनमें जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो ये लोग इसका जो नक्का है खोल के इन खेतों को पानी देते हैं। इस तरफ एक छोटी शेड है जिसके अंदर गायें बंधी हुई है 2,
वाह यार, काफी ज्यादा हरियाली है, खूब सारे खेत हैं। नदी के पार वाली साइड भी एक छोटा जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, वो देखो आप। ये जनाब, ये बच्चा लोग कुछ यहाँ के मिले हैं। प्रस्पोन है गांव का नाम, काफी बड़ा गांव है आपका। और हरियाली भी काफी अच्छा है यहाँ, है ना। पूरा लद्दाख में इतना पेड़ पौधा, इतना हरा भरा गांव नहीं देखा। अच्छा है, हरा हरा जाता है। सर्दी में भी होता है खेती वेती यहाँ? वो सर्दी में नहीं, में तो बर्फ गिरता है। बर्फ गिरता है ना इधर। अच्छा, 2 फुट 2.5 फुट बर्फ पड़ता है। ओके। तो अभी कौन सा फसल है ज़्यादातर? अभी ये देखो, ये घास है ना, 2 फसल आएगा, उसको हम जई बोलते हैं। मैंने घास बोलता है। अच्छा, एक फसल इधर है, ये गेहूँ है। 2 फसल 2 होता है। ओके। गुड गुड, हाउ आर यू? हरियाणा? हरियाणा से हो? हाँ जी, बढ़िया, आप बताओ। बस ठीक है सर। कहाँ जा रहे हो सर? अभी जांस्कार साइड घूमने के लिए। हाँ। घूमने के लिए जाना सर। ये भाई लोग गेहूं की फसल कटाई करके इसका जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे हैं। ट्रैक्टर में लगाकर इसको आटा शाटा बना लेंगे। अच्छा, सर, ये एक्चुअली विंटर के लिए स्टोरेज कर रहे हैं सर आटा। नहीं बढ़िया है। जी सर। गेहूं तो हमारे भी जो जिला पास है ना सर, पूरा बंद हो जाता है 6-7 महीने के लिए। तो ये इसका मतलब गेहूं को पिसा के आटा बना के स्टोर करके रखते हैं, मतलब जो विंटर में खाते हैं, और गायों को भी खिलाता है सर। इसी गांव के अंदर थोड़ा आगे गेहूं का एक खूबसूरत खेत, इसकी कटाई चल रही है। और ये चाची जी यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, लंच का टाइम है इनका। यही लोग काट रहे हैं इस पूरे खेत को। वो भाई लोग जो है वो ढेरी लगा रहे थे, और नाश्ते में लाए हैं ये रोटी। गेहूं का है, गेहूं का रोटी, तरबूज, देसी घी, दही, लस्सी, चाय। सुबह फिर कितना बजे आप आते हो यहाँ पे काम करने? 8 बजे, 7 बजे, कभी कभी 6 बजे। अच्छा, फिर शाम तक लगे रहते हो? अभी 2-3 तक खत्म। या दोपहर में आराम भी करते हो? ओके। ये भी आ गए चाची जी। सलाम, ठीक हो? पास में ये खेत में पानी के लिए नाली, इसमें ऊपर से पानी आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये थोड़ा हरा रहता है, तभी इसकी कटाई कर देते हैं। फिर इसको जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक ये ऐसे पड़ा रहेगा। फिर इसकी ढेरी लगाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ क्या थ्रेशर चलता है? जो मशीन आता है ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर, उससे कटाई वो निकालते हो गेहूँ? चलो बढ़िया। क्या बोलते हैं ये मैं आधा खा लूँगा, आधा। अभी भूख नहीं ना। अभी कारगिल में नाश्ता किया था मैंने। थैंक यू जी। लोकल रोटी गेहूं का है। हाँ, इसी का ये हमारे बनाते हैं, पर इस रोटी का 2 रोटी बन जाएगा। हमारे थोड़ा पतला बनाते हैं। हमारे भी होता है गेहूं। हमारे क्या नाम है, अप्रैल में निकाल देते हैं। अप्रैल में कटाई जो हो जाता है, जब आप लोग के यहाँ पे बीज डालते हैं ना, अप्रैल में पहली बार शुरू करते हैं, तब हमारा ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये वाले चाची जी इनका खाना लेके आए थे, और बाकी लोग अब नाश्ता करके सब वापस जुट गए हैं कटाई में। अच्छा, साथ की साथ ही बांध देते हुए, साथ ही बांध देते हो इसको? अच्छा, ये ठीक है। तो हम अपनी तरफ जैसे बहुत बड़े बड़े इसके गट्ठे बनाते हैं वैसे नहीं करते। यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे एक हाथ में जितना आया उतना काट के उसको फिर वहाँ से बांध देते हैं।
अभी मैं जैसे रोड जा रहा था बड़ा धीरे धीरे, तो यहाँ इन पेड़ों के झुंड के नीचे ना ये सारे लोग बैठे थे, आराम कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो सबने ज़ोर से आवाज़ दे के मेरे को बुलाया और फिर पास बिठाया, चाय ऑफर की, रोटी खाओ बोला, दही खाओ, तरबूज खाओ। थोड़ी देर गप्पे मारे, देखा यहाँ का इस टाइम पे खेतों में काफ़ी काम चल रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ रोड के किनारे ये एक मकान बन रहा है, इस तरफ ये जनाब बना रहे हैं। और पहले मेरे को लगा कि ये जो ईंटें बना रहे हैं ये ईंटें सीमेंट की होगी, पर इन्होंने बताया ये सारी की सारी ईंटें पूरी मिट्टी की बनती है और फिर इन ईंटों से दीवार बनती है। पेड़ की छाया में नीचे एक गाय बंधी है पानी की नाली के किनारे, और यहीं पास में जनाब एक कमरा बना रहे हैं। तो पहले मेरे को लगा कि ये जो सीमेंट वाला आप लगा रहे हो ये कोई बीम होगा सपोर्ट के लिए। ये लेंटर है। हाँ लेंटर, यहीं छत लग जाएगी। इसमें सेरिया लगा के है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये मिट्टी का और ये नीचे वाला मिट्टी का मिट्टी है का। सारा। हाँ ये देखिए आप, इससे नीचे जो है ना पूरा वो पत्थर का है, सबसे नीचे सबसे नीचे वाला जो पत्थर का। नींव बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ, पत्थर का नींव, मिट्टी की दीवार, हाँ। लकड़ी की छत। छत। ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। हाँ, तो इसकी हाइट आप लगाओ 6 या 7 फुट के आसपास। ये कोई बल्ली लगाया इतना अच्छा ये छत के बल्ली। लिए। अच्छा इसी पेड़ का ही है। हाँ इसी पेड़ का है। इसी- दूसरे का है, ये इसका है। इस पेड़ का वैरायटी तो सेम है ना। हाँ अच्छा ये उधर। ये छोटा अभी छोटा है ना, हाँ हाँ इसी का होता है ये। ओके। अच्छा ये वाला जो पेड़ है पतला देख रहे हैं, इसकी जो लकड़ी है ये काम आती है काफ़ी। यहाँ की छत है, खिड़कियाँ हैं उनको बनाने में। तो ये मिस्त्री साहब ये भी लोकल ही है। ये लोकल है, लोकल सब अच्छा। लोकल है यहाँ, सब लोकल। सब लोकल। वेरी गुड, ये तो ठीक। इस तरीके के इलाकों में आके असल में हमको नेचर की जो वैल्यू है पता चलती है कि एक छोटा सा पानी का झरना कितना कुछ करामात कर सकता है। फिर ये तो सामने पूरा का पूरा एक दरिया है जिसके दोनों तरफ इस ठंडे रेगिस्तान में ये हरा भरा बाग बगीचा, जंगल, खेत पॉसिबल हैं जो हम देख रहे हैं। ये है सांकू का बाज़ार। सांकू आई थिंक एक तहसील है इस तरफ। पूरी सुरू वैली का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन मार्केट है ये। है 300-400 मीटर लंबा। यहीं पे एक ये मिठाई की दुकान है भाईजान की। यहाँ चाय पीते हैं, 2-4 लड्डू खाते हैं। सांकू से 5-7 किलोमीटर आगे आने के बाद उधर वाले पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। इस तरफ वाले पे थोड़ी थोड़ी हरी घास भी दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल विलेज। सुरू नदी के दूसरी तरफ जो बना हुआ है। पूरे रास्ते सब कुछ ठीक ठाक चलता आ रहा है। मौसम इतना बढ़िया साफ, बारिश का भी कोई आसार नहीं। मगर यहाँ आते ही कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है और ये नाला ऊपर से एकदम से बहता हुआ आ रहा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी और मलबा। और ये लोग बता रहे हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। कैसे आया? ऐसा है ना।
नहीं ऊपर से तो आया, पर क्या अंदाजा लग रहा है? धूप आया तो ग्लेशियर पिघल गया ना तो अच्छा, तेज धूप से ग्लेशियर एकदम पिघल गया। पिघल जाता है ना, इसीलिए तो ज़्यादा है ना। ग्लेशियर नज़दीक है ना। हाँ हाँ ओके, तो ऊपर वाली साइड ग्लेशियर बता रहे हैं कि इस पहाड़ के पीछे, और काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, उसकी वजह से दोपहर में ये ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघला, उसका एक हिस्सा, और ये पूरा मलबा इसके साथ आ गया है। साढ़े 5 बजे अब जाके धक्का पेल करके वहाँ से निकले हैं, क्योंकि अब और गाड़ियाँ निकल गई और बीच में थोड़ा सा रास्ता ठीक हो गया था। ये सामने की तरफ जो दो ऊंची माउंटेन पीक्स दिख रही हैं, ये है नून एंड कुन। यहाँ गांव के लोग गायों को वापस ला रहे हैं चरा के। यहाँ सुरू वैली का, मेरे ख्याल लोअर सुरू वैली, इसका सबसे खूबसूरत स्पॉट आता है। पानीखर से थोड़ा पहले ये काफ़ी फैला हुआ रिवर बेड है, खुली पूरी की पूरी घाटी है, और वो जो आप देख रहे हैं उस तरफ जाना है हमें। नून एंड कुन दोनों पीक्स हैं लद्दाख की, आई थिंक सबसे ऊंची चोटियाँ ये, तो उसी तरफ जाना है। वाह, क्या कमाल का नज़ारा है। ये एरिया सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये पानीखर का एरिया आ गया है, और ये थोड़ा ऊपर पड़ता है। यहाँ मौसम भी कारगिल के कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा रहता है, इसीलिए देखो कारगिल के आसपास फसलें कट गई थी, यहाँ अभी भी हरी खड़ी है, और काफ़ी खुला हुआ गांव है। ये पार वाली साइड भी एक गांव है, बीच बीच में खेत है यहाँ के। ये देखो खेतों की फेंसिंग कितने बढ़िया सलीके से की हुई है। मकान यहाँ मिक्स्ड हैं, आधे पुराने टाइप के हैं, आधे थोड़े थोड़े नए बन गए हैं। और यहाँ सुबह शाम दिन रात पूरा दिन नून कुन पीक्स दिखाई देती हैं। इस तरफ भी खेतों में कुछ लोग लगे हुए हैं काम। फ़िलहाल तो आजकल घास की कटाई है, गेहूं के पकने में इनके टाइम लगेगा। इतना ज़्यादा घास कौन खाएगा? गाय खाएगी। कैन यू इमेजिन कि ये जो नज़ारा आप सामने देख रहे हैं ये लद्दाख है, पर ये है असल में छिपा हुआ लद्दाख का वो इलाका जो कारगिल में पड़ता है। और कारगिल को ज़्यादातर लोग एक वॉर साइट से ज़्यादा समझते नहीं हैं। ये सामने जो आप एक ग्लेशियर देख रहे हैं, नीचे तो इसके अभी मिट्टी, काली मिट्टी दिखाई दे रही है, ऊपर बर्फ़ है अभी भी। इसके अंदर कहना मुश्किल है कि नीचे वाला असल में मिट्टी है या ऊपर से काली हो रखी है। इस ग्लेशियर का नाम है परकाचिक ग्लेशियर। साढ़े 7 हो गए हैं, सूरज ढल गया है, मगर हल्की फुल्की जो रोशनी बची है उसमें भी सामने का जो लैंडस्केप है वो मेरे ख्याल में दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो उस तरफ देखो पहाड़ के ऊपर 1 2 3 अलग अलग तरीके के कलर्स बने हुए हैं, नीचे हरी भरी ये खूबसूरत वादी, ऊपर 1 2 चिट्ठे बर्फ़ के उस पहाड़ के। कमाल है, कमाल।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल शाम के 5-5:30 बज गए थे वो जो नाला था वो क्रॉस करते करते। उसके बाद फिर जो पानीखर वाला इलाका पार करके मैं पहुंचा था रंगदुम जो कि पड़ता सूरू वैली में ही है, पर इस एरिया को अपर सूरू वैली बोलते हैं। एक गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव है। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, तो यहाँ पे आके एक होम स्टे मिल गया मेरे को, ये भी दिखाएंगे आपको। और फिर बढ़िया खाना खा के नींद आई। अब उठे हैं, तगड़ी धूप खिली हुई है, इस तरफ से सामने सनराइज़ होता है। गांव काफ़ी सुंदर है, तो आज का प्लान है इस गांव में बिताने का। धीरे धीरे घूम फिर के देखेंगे ये गांव भी। होम स्टे से सुबह उठते ही सामने का नज़ारा है। इस तरफ ये गांव के कुछ घर हैं, कुछ खेत हैं, फिर उनके पीछे फैला हुआ रिवर बेड, घास का मैदान, जो मर्जी कह लो इसे। यहाँ खड़ी है अपनी बाइक। इधर जनाब ने थोड़ी सब्जियां लगाई हुई है। ये रूम मिला था इस होम स्टे में। यहाँ एक भाई था असल में तमिलनाडु का, तो उसने पूरा रूम लिया हुआ था। ये 3 बेड का है 1200 में। फिर बातचीत कर करके हमने आधा शेयरिंग कर लिया। ये वाला बेड मैंने ले लिया, उधर वो सो गया। तो 3 बेड मतलब 500 रुपये लगे थे मेरे को रूम के। और अंदर बाथरूम भी है। ठीक है, बढ़िया ठिकाना है ये जनाब है जुले जी। नाश्ता होगा रेडी? बस रेडी। ठीक है, मेरे को सिर्फ रोटी देना। हाँ जी। और एक कड़क चाय। ओके सर। आपके इसका नाम क्या है होमस्टे का? नूनकुन आइबेक्स। नूनकुन आइबेक्स होमस्टे। आइबेक्स होमस्टे। अच्छा, ठीक है। तो लगा दो नाश्ता मेरे को। एक चाय देना, थोड़ा इस बार पत्ती तेज करना। और हाँ, पूरा लाल रंग होना चाहिए। ये यहाँ पे इनका डाइनिंग है, सिंपल छोटा सा। यहाँ नीचे बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं, सॉफ्ट आरामदायक। टेबल पे बैठ के नाश्ता करते हैं। ये दादी जी हैं जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, और इन्होंने जो पूरा लिबास पहना हुआ है ये यहाँ का लद्दाख का ट्रेडिशनल एक ड्रेस है, यहाँ की ठंड से बचाने के लिए। इनके जूते भी देखो आप, ये कपड़े के हैं। इनका जो तला है, जो आई थिंक सोल जो है वो चमड़े का है, बाकी ऊपर पूरा कपड़ा है। और ये ऊपर तक है, आधे घुटने का, थोड़ा आसपास तक। तो माइनस टेम्परेचर में, बर्फ़ में भी ये गर्म रखता है।